नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली आयकर विभाग कॉलोनी पीतमपुरा के अंदर। आज कम्युनिटी सेंटर में आज गुरु रविदास जी महाराज का 646वां प्रकाश पर्व व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती का कार्यक्रम साझा कार्यक्रम हुआ है और इसमें मुख्य अतिथि पहुंची हैं प्रीता हरित जी, जो कि IRS सेवानिवृत्त, जो कि अभी हमारे साथ हम इनसे बात करते हैं जी। प्रीता हरित जी, एक आप बड़ी पोस्ट पर अधिकारी रही हैं और उस पोस्ट से जिस पोस्ट पर मतलब एक सपना होता है आम आदमी का कि इस पोस्ट तक पहुंचना, और उस पोस्ट से आपने जो अभी कुछ समय पहले जो रिज़ाइन देना कहें आप उसको, या उसको एक समाज के लिए त्याग कहें भाई, उसको निकाल कर आप किस प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं? पद पर रहकर भी तो सेवाएं कर रहे थे आप। जी बिल्कुल। मैं एक अम्बेडकरवादी परिवार में मेरा जन्म हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा के को घुट्टी में मैंने पिया है, और जिसके कारण मैं मेरे मन में हमेशा से ये रहता था कि मैं बाबा साहब के विचारों पे चल के बाबा साहब की तरह अपने देश के लिए कुछ करूं। तो IRS में आई, उससे पहले उसके बाद 2 बार और सिविल सेवा में आई, पर IRS में मैं चलती रही। IPS की नौकरी भी मैंने छोड़ी। तो करते करते मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने परिवार के और अपने समाज के, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। अपनी एक अच्छी पत्नी बन के रही, एक अच्छी माँ बन के रही, एक अच्छी गृहिणी बन के रही, लेकिन एक मन में एक दर्द रहता था कि एक अच्छी भीम की बेटी नहीं बन सकी। तो इसलिए मुझे लगता था कि मैं जब तक समाज के लोगों को जो मेरा संघर्ष है या जो बाबा साहब का संघर्ष है उससे परिचित नहीं करा दूँगी, उनको साथ नहीं लूँगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकूँगी। इसलिए मैंने बाबा साहब के विचारों पर घूम कर पूरे देश में सभी लोगों को जागृत किया, और मन में हमेशा दर्द रहता था। तो मुझे लगा कि राजनीति के माध्यम से समाज को, वैसे सामाजिक संगठन के माध्यम से तो समाज को सभी को जोड़ा है, एक बार राजनीति में हम लोगों का भला कर सकते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई बेहतर लड़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में मैंने प्रवेश किया, नौकरी का त्याग करके, और आगे आने वाले समय में भले ही राजनीति में किसी पद पर रहूं या न रहूं, समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं हमेशा पूरा करती रहूँगी। मैं चाहूँगा कि जैसे समाज की सेवा की बात आई हो, राजनीति में जाने की बात भी आई है, तो किस राजनीति की तरफ जाना चाहेंगे आप? राजनीति तो राजनीति होती है। जो समाज के कार्य होते हैं उनको सरकार के माध्यम से करना होता है। सरकार के नौकरी करते करते मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरकार की सेवा करती रही। सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन करके जो हमारा राजस्व है उसको हम इकट्ठा करके हम सरकार को देते रहे। वो एक सीमित हमारा कार्य था, मेरा कार्य सीमित रहा। मुझे लगता है कि राजनीति के माध्यम से हम समाज के हर तबके तक पहुंच सकते हैं और समाज की सेवा बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने अपने स्पीच में भी बताया कि महिलाओं को पहले ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं थे और बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, तो आज क्या गाँव में इस प्रकार की बातें पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल। जितना भी समाज है जो बाबा साहब को जानता है, जो जिनसे जुड़ा हुआ है बाबा साहब से, हर व्यक्ति बच्चा तक बाबा साहब के योगदान को जानता है। महिलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है, पर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। इस बात को अधिकतर दलित महिलाएं तो जानती हैं और समझती हैं, पर जो सवर्ण जाति की महिलाएं हैं अभी उन तक ये बात पहुंचनी बाकी है। मेरा प्रयास है कि मैं इस देश की हर महिला, हर दलित महिला और देश की आधी आबादी सभी महिलाओं को बाबा साहब के योगदान से परिचित करा सकूँ। आपने भी अभी भी बोला है और स्पीच में भी बोला कि भारत की महिलाओं को आप जागृत करने का, तो किस प्रकार से जागृत करेंगे, किस प्रकार से बताएंगे कि आप बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं आपको? देखिए, महिला जो है घर की गुड़ी होती है, घर की लक्ष्मी होती है, और महिला से ही परिवार चलता है और समाज भी चलता है। और बाबा साहब चाहते थे कि जैसे कि जब दलित समाज की महिलाएं थी उस समय अनुसूचित जाति, अछूत महिलाएं होती थी। अनुसूचित जातियां तो बाद में बनी और दलित शब्द भी बाद में इस्तेमाल हुआ। तो अछूत महिलाएं गंदगी में रहती थी, तो उनको बाबा साहब स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता का संदेश देते थे कि साफ रहो और धुले साफ कपड़े पहनो, और जो बेकार के बिना मतलब के आभूषण मत इस्तेमाल करो, और यदि वे उनके परिवार उनके लिए ले सकते हैं या वे खरीद सकते हैं तो सोने के ही आभूषण धारण करो, जिससे कि
समाज में उनका सम्मान बढ़े। लेकिन ये उस समय की बात थी। बाद में जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी, तो बाबा साहब ने हमारे लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। और मैं महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को शिक्षित होने के लिए आज भी संदेश देती हूँ। और मैं मानती हूँ कि शहरों में तो 100% लड़कियाँ, महिलाएँ शिक्षित हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने भी बेटी को बचाने के लिए, बेटी को पढ़ाने का जो संदेश दिया और जो योजना लागू की, उस योजना के माध्यम से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अहमदाबाद, सब जगह पे बेटी को बचाने के लिए, बेटी को शिक्षित होने का जो भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जो संदेश मिला, जो योजनाएं मिली, हमने पाया कि बाबा साहब की हम योजनाओं को ही हम लागू होते हुए देख रहे हैं। मैंने स्पीच में भी बोला था कि बाबा साहब को कई दशकों तक आम पब्लिक की नज़रों से दूर रखा गया, उनकी विचारधारा को छुपा के रखा गया, उनको दलितों का मसीहा मात्र मानकर सीमित कर दिया गया। उनकी जयंती, उनके विचारों की बात सिर्फ दलित लोग मनाया करते थे और बाकी लोगों को दूर रखा गया एक तरह से। लेकिन अब बाबा साहब को कोई दूर नहीं रख सकता। बाबा साहब एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने इस देश के न सिर्फ महिलाओं के लिए, न सिर्फ दलितों के लिए, न सिर्फ कुछ आदिवासी जातियों के लिए, बल्कि एक व्यक्ति के लिए, एक नागरिक के लिए उन्होंने जो है योगदान दिया। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, महिला हो या पुरुष हो, आदिवासी हो, गिरिजन हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब के माध्यम से ही हम आज इस देश में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हर जगह बाबा साहब की जयंतियाँ, शोभा यात्रा, बाबा साहब के संदेश हमारे देश के सरकार के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और सरकारों के माध्यम और हर डिपार्टमेंट के माध्यम से हम जो है बाबा साहब को आज, बाबा साहब की 132वीं जयंती है, तो बाबा साहब की बात करें कि सबसे अच्छी आदरांजलि क्या देना चाहेंगे बाबा साहब को? बाबा साहब की 132वीं जयंती है। आज बाबा साहब को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में, अमेरिका में और सभी देशों में बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। जैसे जैसे ये समय बीतेगा, ये सम्मान बढ़ता चला जाएगा। जब बाबा साहब हमारे लिए साहित्य लिख रहे थे, जब बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तब बाबा साहब को इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था कि एक दिन उनका लिखा हुआ साहित्य या उनका किया हुआ संघर्ष इस देश में इतना विशाल रूप धारण कर लेगा कि इस देश के कण कण में बाबा साहब का नाम गूंजेगा। मुझे लगता है आगे आने वाले 100, 200, 500 साल तक बाबा साहब का नाम इतना ज़्यादा गूंजेगा कि बाबा साहब की शख्सियत को हम एक तरह से हम महामानव, मतलब एक अलौकिक रूप में हम उनको पूजने लगेंगे। आप किस प्रकार की आदरांजलि देंगे आज, मतलब 132वीं जयंती पर किस प्रकार की कहें कि बाबा साहब को क्या देना चाहेंगे विशेष रूप से? मेरा संपूर्ण जीवन, मेरे जीवन का संघर्ष, मेरे जीवन का त्याग, मेरा दुख, मेरा जो कुछ भी है ये जीवन, यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, जो भी मेरा जीवन का जो एक एक पल है, मैं उसमें बाबा साहब को पूरी तरह से समर्पित रहती हूँ। मेरे माता पिता ने तो मुझे मात्र ये जन्म दिया, ये शरीर दिया, लेकिन जो ये व्यक्तित्व है, मुझे लगता है ये व्यक्तित्व मुझे मेरे बाबा साहब ने दिया, जिसके कारण मैं बाबा साहब को आदरांजलि आज सिर्फ 132वें जन्म पे नहीं दूंगी, हर पल देती हूँ और हमेशा जब तक जीवन पर्यंत मैं इस दुनिया में हूँ हमेशा देती रहूँगी। थैंक यू। इस साल तक पार्टियों ने बाबा साहब की जो विचारधारा थी, बाबा साहब का संघर्ष था, जो बाबा साहब का व्यक्तित्व था, उसको उन्होंने लोगों की नज़रों से दूर रखा। बाबा साहब को कभी सामने नहीं आने दिया। यहाँ तक कि बाबा साहब को भारत रत्न का जो अवार्ड मिला था, वो भी 1992 में मिला था, 1990 में मिला था, वो उतने समय के बाद मिला, देश आज़ाद होने के लगभग 50 साल के बाद मिला। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उनका जो योगदान है, जिसको आज बच्चा बच्चा अपनी ज़ुबान से बयान करता है, उन बाबा साहब को इस देश को स्वीकार करने में, उनकी विचारधारा को समझने में इतना लंबा समय मिला। मैं समझती हूँ कि आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब ने सचमुच इस देश का निर्माण किया। वो दृष्टा थे, वो युग दृष्टा थे, उन्होंने सचमुच निर्माण किया, उन्होंने अपना जीवन त्याग किया। उन्होंने, उनकी जो पढ़ने की जो आदत थी, जो आपने बताया 50,000 पुस्तकें उनकी, ये मैंने स्वयं जाकर के नागपुर में और बॉम्बे में उनकी लाइब्रेरी देखी है। उनके पास हर विषय पर पुस्तकें, वो पुस्तक ऐसे कब्जे ऐसे उठा करके खरीद करके लाते हैं, उस तरह
तरह से वो पुस्तकें खरीदते थे और पढ़ते थे। आज के समय में शिक्षा भले ही आ गई हो, लोगों में और बच्चों में ख़ास तौर पे पढ़ने की आदत कम हो गई है। तो बच्चों में पढ़ने की आदत रखिए, डालिए, मोबाइल का इस्तेमाल न करके पुस्तकों के माध्यम से वे ज्ञान अर्जित करें तो ज़्यादा उनको बात दिमाग में रुकेगी, क्योंकि पढ़े हुए अक्षर आज भी चित्र की तरह हमारे दिमाग में घूमते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आप सभी लोगों से ये आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग समाज के शिखर पे हैं, आप लोग सुशिक्षित हैं, संभ्रांत हैं, समृद्ध हैं और ज्ञान से भी आप भरपूर हैं। आप जिम्मेदारी लें कि इस देश को, इस समाज को आगे लेकर चलने में आपकी जो अहम और महती भूमिका है वो आप ही निभा सकते हैं। उसके लिए आपका अधिकार मेरा कर्तव्य, मेरा अधिकार आपका कर्तव्य, तभी हम बाबा साहब के संविधान की जो भावना है उसको पूर्ण कर सकेंगे, उसको पूर्णता प्रदान कर सकेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। मेरा नाम तो आप जानते हैं, मेरा काम भी आप जानते हैं। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी लेकिन जीवन में संघर्ष बहुत किया है, आज भी संघर्ष कर रही हूँ। राजनीति नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि राजनीति के माध्यम से मैं अपने समाज की बेहतर सेवा कर सकूँगी। इसलिए मैंने अपनी जीविका का त्याग किया और मैं राजनीति में आ गई। और मैं देश के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ मैंने अम्बेडकरवादी समाज को, बाबा साहब से जुड़े हुए व्यक्तियों को नहीं जोड़ा हो। देश में करोड़ों लोगों से मैं रूबरू हुई हूँ और सबसे मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। मेरा उन सबको यही संदेश है कि हम लोग इस देश की, हम भले ही तथाकथित नीची जातियों में पैदा हुए हों, लेकिन हम बहुसंख्यक समाज हैं। हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। इस देश को यदि कोई आगे बढ़ा सकता है तो हमारा समाज ही आगे बढ़ा सकता है। हम अपनी जिम्मेदारी समझें और एकजुट होकर काम करें। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एकजुट होकर के हम काम करेंगे, हम संगठित रहेंगे, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे, जैसे भाई साहब ने भी कहा था। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी, इसके बाद मैं यहीं पे अपना उद्बोधन समाप्त करूँगी।